नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जमीनी रिपोर्टर गौरव राठौर की रिपोर्ट। तो मेरी रिपोर्ट देखने के दौरान आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये और ऐसा कौन करता है कि अपने नाम के आगे जमीनी रिपोर्टर लगा दे। क्या मकसद होगा इसका कि अपने नाम के आगे जमीनी रिपोर्टर लगाने का। तो मैंने भी सोचा कि ये जो मकसद है मेरा तो मेरे तक ही ना रहे, वो आगे भी बढ़े भाई। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने नाम के आगे ज़मीनी रिपोर्टर क्यों लगाया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, सहयोग किया और आगे भी आपका सहयोग चाहूँगा। और मैं आप सबसे अपील करूँगा कि मेरे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब भी किया जाए बल्कि वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया जाए, ताकि मेरे द्वारा की गई कोई भी पोस्ट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश की बुनियाद होती है मीडिया। आप में से अधिक लोग हर रोज़ न्यूज़ पढ़ते होंगे, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, टीवीज़ में, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देखते होंगे, ट्विटर पे देखते होंगे, लोगों के पोस्ट देखते होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे। ज़्यादा लोग जिन तक न्यूज़ पहुंचती है इन्हीं चीज़ों से पहुंचती है। तो मैं कुछ महान लोगों के विचार रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि उन विचारों को आप जिस भी रूप में आप तक खबर पहुंचती है उनसे जोड़ें उन विचारों को। तो प्रेस आधुनिक जीवन का एक बेहद ज़रूरी अंग है, खासकर लोकतंत्र में। प्रेस के पास अपार शक्ति होती है और जिम्मेदारियां होती हैं। प्रेस को सम्मान मिलना चाहिए और सहयोग भी मिलना चाहिए। पत्रकारिता का एकमात्र लक्ष्य सेवा होना चाहिए। अखबारी प्रेस एक बड़ी ताकत है। जैसे अनियंत्रित जल प्रवाह में गांव के गांव डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, किसान तबाह हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अलेखनीय सेवा करने की वजह से लोकतंत्र में विध्वंस लाने का काम करती है ये पत्रकारिता। अलेखनीय सेवा। लोकतंत्र में पत्रकारिता लोगों को शिक्षित बनाने और हमारे प्राचीन आदर्शों के प्रति सक्रिय बनाने वाली ज़रूरी ताकत है। लोकप्रियता की संस्कृति, ये बड़ी पॉइंट है। लोकप्रियता की संस्कृति यानी पॉपुलर कल्चर का निम्नतम स्वरूप सूचना का अभाव, गलत सूचनाएं, विकृति सूचनाएं और लोक जीवन के सत्य या वास्तविकता की अवहेलना, जिसने वास्तविक पत्रकारिता को लील लिया है। पत्रकारिता में बहुत कुछ विज्ञान की तरह होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तथ्य सत्यापन योग्य होने चाहिए। यदि पत्रकार टिकाऊ, विश्वसनीय होना चाहते हैं, अपने भविष्य में अपनी पत्रकारिता को एक विश्वास का दर्जा देना चाहते हैं, तो उन्हें इन्हीं दिशा में चलना चाहिए। सूचना के लोकतंत्रीकरण के कारण पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव हो गया है। इंटरनेट पे कोई भी इंसान कुछ भी पोस्ट कर सकता है, जिससे सच का पता लगाना मुश्किल हो गया है, लेकिन असंभव नहीं। और मेरा मानना है कि एक अच्छी पत्रकारिता और एक अच्छा टेलीविज़न दुनिया को और बेहतरीन बना सकती है, इस देश को और बेहतरीन बना सकती है। पत्रकारिता वो चीज़ है जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है। यह प्रगतिशील समाज और परिवर्तनशील समाज की ताकत रखती है। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले ताकतवरों के खिलाफ मोर्चा खोलना अच्छी पत्रकारिता का कर्तव्य है। लेकिन जब ऐसा होता है तो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती हैं उनका हमें सामना करना चाहिए। यानी सत्ता का दुरुपयोग करने वाले ताकतवरों के खिलाफ मोर्चा खोलना अच्छी पत्रकारिता का कर्तव्य है। ऐसा करते समय उनकी तरफ से बुरी प्रतिक्रिया आती है, हमें उनका सामना करना चाहिए और हम मानते हैं कि ऐसा होना अच्छी बात भी है। पत्रकारिता का मुख्य काम लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ इस तरीके से रखना कि हम उसका इस्तेमाल मनुष्य की स्थिति को सुधारने में कर रहे हैं।
पत्रकारिता का वास्ता घटनाओं से है, यह भावनाओं का काव्य है। पत्रकारिता का सरोकार दुनिया से है, यह दुनिया को महसूस कराने वाली एक कविता है। कुल मिलाकर विज्ञान को इसमें मतलब नहीं होता है कि उत्तर क्या होना चाहिए, उसे केवल सही उत्तर पाने से मतलब होता है। पत्रकारिता में भी बहुत कुछ ऐसा ही होना चाहिए। प्रकाशन एक व्यापार है, लेकिन पत्रकारिता ना कभी व्यापार थी और ना ही आज है, और ना ही यह कोई पेशा है। तो मेरा इकलौता सुझाव यह है कि अपने सपनों का अनुसरण करें और वही करें जो आपको करना सबसे अच्छा लगता है। मैंने पत्रकारिता इसलिए चुना क्योंकि मैं एक अच्छे निर्माण के सहयोग में रहना चाहता हूँ, एक अच्छा देश निर्माण के सहयोग में रहना चाहता हूँ। तो मेरा मकसद बस ये बताना है आपको कि आपको भी पता चलना चाहिए कि पत्रकारिता किस रूप में आप तक पहुँच रही है। एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन कोशिश है कि संदर्भ के साथ रखने की। अगर गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आप में से बहुत लोग न्यूज़ देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र में क्या क्या हो जाता है, ऐसी खबरें जिसमें सरकार लाचार नज़र आती हैं। इन्हीं खबरों को गायब करने के लिए न्यूज़ एंकरों ने डिबेट फार्मूला अपनाया है और इसमें उत्तेजित टॉपिक ढूंढ लिया जाता है ताकि आप दिन रात उसी पे बहस करते रहें, ये उन्हीं बहस को देखते रहें या उन्हीं बहस को देखते रहें। लोगों ने यही आपका और उनका रोज़गार समझ लिया है। न्यूज़ चैनल वालों ने अपने आराम के लिए उपाय ढूंढ लिया है, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस डिबेट फार्मूले से। देश का भविष्य खतरे में आ रहा है जो डिबेट फार्मूला है, इसकी वजह से। मेरी न्यूज़ एंकर वालों से एक इल्तजा है, न्यूज़ एंकरों से इल्तजा है, न्यूज़ चैनल वालों से इल्तजा है कि वास्तविक घटनाओं का उल्लेख किया जाए ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिले और जनता की बात सरकार तक पहुँचे। पीड़ितों को दिक्कतों को साझा किया जाए, ना कि किसी एक्सपर्ट की राय ली जाए। और हाँ, यदि कोई एक्सपर्ट है तो पीड़ित की तकलीफ़ को दूर करे, वो ऐसा करे कि फिर ऐसा पीड़ित कभी हमारे देश में हो ना कोई, ना कि उस पर सुझाव दे। भाई आप एक्सपर्ट हैं तो ये करिए ना कि जो घटना आज हुई है वो कल हमारे फ्यूचर में कभी हो ना किसी के साथ। लेकिन हर बार आप एक घटना होती है सुझाव देने के लिए खड़े रहते हैं, उस पर बहस होती है, पक्ष आप रखते हैं, विपक्ष कोई और रखता है। ये क्या मामला है, कब से चलता आ रहा है? हम तो ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, मैं 10वीं का छात्र हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी कोई देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हर एक घटना पे 4 एक्सपर्ट खड़े रहते हैं, ये छाता ताने हुए खड़े रहेंगे बिल्कुल। पता नहीं क्या, यदि आप एक्सपर्ट हैं भाई तो सुझाव देने की बजाय उस सुझाव पे खुद अमल करिए, फिर तो जनता करेगी ना। पहले आप खुद अमल करिए उन सुझावों पे। आप पक्ष रखते हैं, दूसरा कोई विपक्ष रखता है, उस पर डिबेट 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कभी कभी हफ्तों महीनों चली जाती है। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो हम तभी मानेंगे, आपके बोलने से नहीं मानेंगे, हम तभी मानेंगे जब आप ऐसा करके दिखाएंगे, अपने सुझाव पे खुद अमल करेंगे और फिर आप जैसा पीड़ित, यानी जो जनता में जो पीड़ित है, जिस पे बहस करी जा रही है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और के साथ ना हो। एक रिपोर्ट रखना चाहूँगा आपके समक्ष। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा, जिसका सम्मान होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा, इस बात का सम्मान करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन हालातों में हुई ये पता लगाना अब सीबीआई का काम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच सीबीआई करेगी, पुलिस अपने दस्तावेज सीबीआई को दे। खैर,
जो भी हो, किसी भी पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। सुशांत जी को भी इंसाफ मिले, अच्छी बात है। इस तरह की रिपोर्ट देखकर क्या आपको देश के बारे में कुछ समझ में आता है? मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे को याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ कि जब खबर आती है कि रेलवे इस साल भर्तियां नहीं करेगा, पुरानी भर्तियों के रिज़ल्ट अभी नहीं आ रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और अब बताया जा रहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ रही है केंद्र में, 1.25 लाख भर्तियां जो हर साल होती हैं वो ये करेंगे। तो मुझे बस इतना जानना है कि क्या 2004 से लेकर अब तक 1.25 लाख के हिसाब से हर साल भर्तियां हुई हैं? नहीं हुई हैं ना? कौन देगा जवाब इसका? जब देश की अर्थव्यवस्था धराशायी होगी, कूटनीति में भारत पूरी तरीके से घिर गया होगा और मुख्य मीडिया में पूरी तरीके से सन्नाटा होगा, जवाब तो मांगा जाएगा ना। ट्विटर पर आए दिन युवा बता रहे हैं 2 या 3 साल हो गए उनकी परीक्षा को, उनके रिज़ल्ट अभी नहीं आए, और जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। सहायक लोको पायलट की बहाली अभी पूरी नहीं हुई है। 2019 में बड़ा हंगामा हुआ था। तकरीबन 2 साल हो गए, सरकार को पता है कि छात्र परेशान हैं और उनसे नाराज़ भी हैं। इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है कोई, लेकिन कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे और जिनकी रिज़ल्ट आ चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। लेकिन इस जगह एक नई घोषणा का आयोजन कर दिया जाता है। नई घोषणा का मतलब अपनी जगह सही हो सकता है। चलिए देखना है कि अब इस नई घोषणा से कितना लाभ होता है। बदला क्या इस घोषणा में, इस योजना के तहत? बदला यही है कि जो परीक्षाएं अलग अलग एजेंसियां कराती थी, रेलवे अपनी अलग परीक्षा कराती थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी अलग परीक्षा कराती थी, अब भी अलग अलग परीक्षाएं होंगी, मगर एक एजेंसी परीक्षा कराएगी जो पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। करीब 20 प्रकार की परीक्षा एजेंसियां अपनी अलग अलग परीक्षाएं कराती थी, इन सभी को एक एजेंसी के दायरे में लाया जाएगा। इन सभी के पास वे मतलब ये जो 20 प्रकार की कंपनियां हैं, वो अब सारी कंपनियों को एक कंपनी के दायरे में लाया जाएगा और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, और इस परीक्षा में पास हुए लोगों को अलग अलग विभाग में परीक्षा दे सकेंगे। मतलब इसमें जितने लोग पास होंगे वो अलग अलग विभागों में परीक्षा दे सकेंगे। रेलवे, वित्त विभाग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग जैसी अन्य परीक्षाएं भी अब इसके दायरे में होंगी। इसके लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि लाखों नौजवान अपनी परीक्षा की से उम्मीद लगाए हुए हैं। लाखों के माँ बाप अपने बच्चों के व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, सब बेरोजगार बैठे हैं। मगर इस घोषणा के साथ एक टाइमलाइन का ऐलान कर दिया गया होता कि जो युवा अपनी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपने व्यवसाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी भी तकलीफ़ों को इस समय तक पूरा कर दिया जाएगा। तो सोचिए इसी योजना में सुनने में हमें कितना अच्छा लगता कि घोषणा हमारे लिए कितनी और अच्छी हो जाती है। खैर, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने सर्वे में बताया कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक 1.8 करोड़ लोगों की नौकरियां कम हो गई हैं पिछले साल के मुताबिक। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले महीने में 50 लाख वेतनभोगियों की नौकरियां गई हैं जी। 1.8 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, और सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख वेतनभोगी मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हर महीने वेतन उठाते हैं, 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। हम समझ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सबसे बड़ा है। सारी वेबसाइट पर कितना कवरेज है,
लेकिन 50 लाख लोगों के बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया गया, उसका कवरेज कितना बड़ा होगा। मैंने इसीलिए कहा था ना कि आप जो न्यूज़ देखते हैं उसको मेरे तथ्यों से जोड़ने की कृपया करिएगा। अगर देश की स्थिति खराब हो रही है तो उसका जिम्मेदार मैं सीधा सीधा मीडिया को मानूंगा, जो अपनी कुर्सी और पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सुशांत सिंह राजपूत का केस छोटा है, वो भी किसी के बेटे थे, हमें दुख है इस घटना का, लेकिन वो घटना इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि 50 लाख परिवार की मुंह से निवाले चले जाते हैं, 50 लाख लोगों की ज़िंदगी से उनका व्यवसाय चला जाता है, और जो देश के बेरोज़गार लोग हैं उनसे बड़ा ये मुद्दा हो जाता है। कब से चल रहा है आप भी देख रहे होंगे, हर रोज़ मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर का अनुमान है कि जुलाई तक 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी और छोटे लघु मध्यम उद्योग के सेक्टर से 3 से 4 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का अनुमान है। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर ने अभी जल्दी की रिपोर्ट में बताया है कि 3 से 4 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का अनुमान है। आप भी सुन रहे होंगे कि चारों ओर से नौकरियां जाने का खबर आ रही होगी, सब तक आ रही है ये बात। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरी गई। सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरी गई। इस साल अप्रैल से जुलाई तक 1.89 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। असंगठित क्षेत्रों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन नौकरियों का यह संकट कायम है। सुनिए कितनी बड़ी बात है, 50 लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, लेकिन किसी भी चैनल पे इसका कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। 50 लाख नौकरी जाने के बाद किसी भी चैनल पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ये मैं भी बखूबी जानता हूँ, आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन आज जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान होता है तो इस तरीके से उत्साह व्यक्त किया जा रहा है जैसे यह कोई परीक्षा देने की एजेंसी नहीं, बल्कि युवाओं को रोज़गार देने की एजेंसी हो। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा देने की ही एजेंसी है, अभी नौकरी देने की बात कोई नहीं कही गई है। अभी नौकरी देने के मामले में कोई बात नहीं कही गई है। यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ ही हफ्ते पहले रेल मंत्रालय ने कहा था कुछ ही हफ्ते पहले कि रेलवे इस साल भर्तियां नहीं करेगा। और पता करिए किन किन विभागों में गुंजाइश है नौकरियों को कम करने की। रेलवे का जल्दी बयान आया था। ये खबर इतनी आसानी से व्यक्त की गई कि किसी के हाथों लगी और किसी तक पहुंची ही नहीं। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की खबर इतनी बड़ी कर दी जाती है जैसे युवाओं को रोज़गार दिलाने की बात कही जा रही हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि 8.9 करोड़ लोगों की रिपोर्ट छोटी हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि युवाओं के भविष्य की रिपोर्ट इतनी छोटी हो जाती है। तो जो सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि क्या इन खबरों के बहाने जो असली ज़मीनी मुद्दे हैं उन्हें हमसे छुपाया जा रहा है? जवाब मिलना चाहिए। और कौन देगा? मीडिया नहीं देगी इन सवालों का जवाब तो कौन देगा? असल ज़मीनी मुद्दा दिखाने का, ज़मीनी से जुड़े ही नहीं ये लोग। हम देश वाले, हम मध्यम लोग वाले, हम किसान ज़मीन पे हैं। जब परेशानियां आती हैं दोस्तों तो न्यूज़ चैनल, जब भी कोई परेशानी आती है तो न्यूज़ चैनल ही वो परेशानियां जनता तक पहुंचाता है, जनता की परेशानियां सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन
अब परेशानी ये है ना दोस्तों कि न्यूज़ चैनल जो कचरा बटोर रहा है और जो जहर परोस रहे हैं, वो देखने के बाद तो पूरी तरीके से सरकार की कमियों को भी पूरा कर दिया जा रहा है। तो देश आपके हाथों में है, जब आपके हाथों में है। ये बात अलग है कि न्यूज़ एंकरों समाज में लगातार जहर परोस रहे हैं, न्यूज़ एंकर समाज में लगातार जहर परोस रहे हैं, अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के डिबेट्स न्यूज़ चैनल पे चलाकर। मगर असली ज़मीनी मुद्दा और हकीकत से लोगों को ध्यान भटकाया जा रहा है। यही डिबेट चलाने का यही मकसद है कि लोगों का अस्तित्व, जो ज़मीनी अस्तित्व है, उससे ध्यान भटकाया जा सके, असली मुद्दा जो है उससे ध्यान भटकाया जा सके। वही असली ज़मीनी हकीकत हम आपके सामने लाते रहेंगे। मेरे नाम के आगे ज़मीनी रिपोर्टर लगाने का यही मकसद रहा है। आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, आगे भी सहयोग चाहूँगा आपका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और जितने लोग भी देख रहे हैं ना, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को कम से कम आप 5 लोगों को शेयर करें और कमेंट सेशन में करके बताएं जिस सुझाव से सहमत हों। धन्यवाद।